हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कल जो कपास को पढ़े थे हम लोगों ने, मतलब कि टोटल डिस्कशन हो गया था कपास एक ही वीडियो में, सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सारे एस्पेक्ट को। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से जो भी कुछ बन सकता है आपके कपास से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हमने कंप्लीट किया था। तो हिस्ट्री ऑफ कॉटन से लेकर के करंट अफेयर्स तक पूरा सारी चीजें हमने कंप्लीट की थी। तो क्यों ना एक बार इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देख लें वन शॉट में कि सभी किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ओवरऑल जितने भी कल मैंने डिस्कस किया था कि टॉप 51 क्वेश्चन, जिसमें आपके शुरुआत के 20-30 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे जो कि सेल्फ मेडेड होंगे, और आगे के 20 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके पीवाईक्यू में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट में हो चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी में हो। सेकेंडली, आज तो आप पूरा कॉटन के सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सेकेंडली, एक बात और है कि आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को समझेंगे। कि अगर बहुत ही डिफिकल्ट ऐसे दे देता है कई सारे ए बी सी डी ई करके, उसको सीक्वेंस अरेंज करना होता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करें, तो उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे बिल्कुल इजी वे में, और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो आज काफी कुछ सीखने वाले हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस। जगन्नाथ चौहान जी, आई थिंक रीचा, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून। प्रियंका चौधरी जी, रिंकी कुमारी, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर सके यहाँ से, ठीक है। क्लियर है सभी को, वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर है ना। अब देखो एप्लीकेशन वाले बच्चे एक बार देख लेंगे कहाँ पे आपको ये मिलेगा, क्योंकि वर्कशीट प्रिपेयर है इसका। होम साइंस पे आप जाएंगे, होम साइंस में आ जाएगा आपका वस्त्र एवं कपड़ा विज्ञान, जिसमें आप जाओगे न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। इसमें काफी कुछ अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक ही साथ आपको पूरा का पूरा यहाँ पर वर्कशीट पे आप जाएंगे और ये न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्कशीट आपका यहाँ पे कॉटन का तैयार हो गया है 51 क्वेश्चन का। ये 51 क्वेश्चन वो हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको कॉटन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर ले हम लोग। इसको हमने किसी दिन थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन हमने कुछ चीजें चेंज भी की है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पर चेंज की है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने आप सभी ने डिस्कस किया था, उसका आंसर मैंने उसको बाद में चेक किया। कताई की फ्रेम का आविष्कार। तो जो बच्चे कल जुड़े हुए थे कल के क्लासेस में या इससे पहले कोई भी क्लास में जुड़े होंगे, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में ये चीज गलत दिया हुआ है, क्योंकि उसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन है और उसमें जो था आंकड़ा वो गलत है। तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं पहले। तो पिछले क्लास का कोई भी डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में आपका सही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। जो कल के डाउट था, क्वेश्चन ये था कि कताई की फ्रेम का आविष्कार, ठीक है। कताई के फ्रेम का आविष्कार, फ्रेम का आविष्कार आविष्कार कब हुआ था। तो आर्कराइट के द्वारा हुआ था पहली चीज तो, आर्कराइट के द्वारा हुआ था। और जहां पे मैंने बताया था 1976 आपको बताया होगा ना, 79 बताया था, वहां पे आप 1799 कर लेना, 1769 कर लेना, ठीक है। आपके यूथ में देखोगे ना, यूथ पब्लिकेशन में वहां पर दे रखा है 1969, और टाइपिस्ट लोगों ने क्या किया है उसी को यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो इस चीज को सभी लोग क्लियर कर लेना। हमने बहुत सारी 3-4 किताबें देखी, वहां पर आपको 1769 ही मिलेगा, अलग अलग डायमेंशन। और यहाँ पर ऑनलाइन भी हमने सर्च किया तो वहां भी आपका कौन सा था, 1769। तो कताई के फ्रेम का आविष्कार कब हुआ था, आर्कराइट के द्वारा 1769 में किया गया था, ठीक है। हाँ रिंकी जी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल एग्जाम को हम फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कॉटन आपके सब्जेक्ट में अगर है, टेक्सटाइल में अगर है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपने पहले क्लियर कर लेना है जो कल के डाउट में था। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे, फटाफट से आंसर करिएगा, देरी नहीं करना है, क्योंकि सभी आप लोगों ने पढ़ लिया है। कल की क्लासेस जिन लोगों ने अच्छे से देखा होगा
उन सभी लोगों का आज का क्लास सही होना चाहिए। ठीक है, डार्क पे आते हैं। अब यहां पर आंसर करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आ रहा है इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल, यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय भी होता है, उपोष्ण भी होता है, नमी एवं गर्मी भी चाहिए होती है। ठीक है, उष्ण, उपोष्ण और 66.5 डिग्री तक जाओगे तो उपोष्ण कटिबंधीय आ जाता है, 45 डिग्री तक मेनली होता है। ठीक है, तो उष्ण के बाद उपोष्ण आ जाता है, ये वाला आ जाता है आपका उष्ण में, ये दोनों 23.5 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ये होता है 0 डिग्री अक्षांश। और इसके ऊपर जब आप आ जाते हो, ठीक है, ये वाला भाग ये भी कवर हो जाता है, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण के नाम से जानते हैं, दोनों ही अक्षांशों पे मिलता है आपको उपोष्ण। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों रीजन के बीच में जो भी क्षेत्र आएगा पूरे के पूरे, वहां पर आपको कपास की अच्छी खेती मिलेगी। और हमें चाहिए कैसा होता है क्लाइमेट? तो नमी चाहिए होता है और साथ ही साथ उष्णता चाहिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु प्रधान के कारण कपास की खेती में कौन सा देश नंबर 1 पे है? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सेकंड का राइट आंसर बताना है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जलवायु प्रधान के कारण की बात पूछी गई है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है कि कपास में, कपास उत्पादन में अगर सिर्फ उत्पादन पूछे, करंट अफेयर्स 2023-24 के आंकड़े के अनुसार या 22-23 के आंकड़े के अनुसार, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है उसके इंग्लिश वर्जन से, तो कपास उत्पादन में भारत प्रथम पे है। भारत प्रथम पे, ध्यान से समझते चलेंगे सभी लोग, भारत प्रथम पे है। आंकड़ा किसका है? 2022-23 और कहां से लिया गया है? आर्थिकी से लिया गया है, आर्थिक सर्वे से लिया गया है और आर्थिक सर्वे के इंग्लिश वर्जन से लिया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। भारत प्रथम पे है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग, अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कॉटन कहाँ कहाँ मिलता है, तो सर्वाधिक गुजरात में मिलेगा। PYQ यूथ वगैरह में काफी कुछ गलत मिलेगा आपको, ये वाला सीक्वेंस चेंज कर लीजिएगा। डेटा पुराना होता है, यहाँ पर हम नए डेटा का जिक्र कर रहे हैं जो कि अभी चल रहा है, क्योंकि 23 और 24 का डेटा अभी तक आया नहीं है। तो 23-24 का, 22-23 का हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आर्थिक सर्वे से लिया गया है इंग्लिश वर्जन से, जो कि ऑथेंटिक माना जाता है। गुजरात हो गया, दूसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है, याद रखिएगा। पिछले PYQ में आप देखोगे तो तेलंगाना की जगह पे मध्य प्रदेश है, लेकिन वो तब था जब मध्य प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जलवायु प्रधान के कारण क्या है, तो अमेरिका यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगा। अगर अमेरिका यहाँ पर शामिल ना हो तो आप मिस्र को भी वहां टिक करके आ सकते हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके मिस्र दिया होगा तो यहां पर हो गया ये बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पे। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही से पढ़ा होगा तो आंसर इसको राइट करेंगे। पिछले साल भी, पिछले क्लासेस में भी हमने कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस किए थे, लेकिन अभी उसके ऑप्शंस चेंज है, तो आप उसको ध्यान में रख के नहीं, अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात यहाँ पे दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, तेलंगाना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थर्ड का बी, गुंजन कुमारी। थर्ड का फर्स्ट राइट आंसर आ गया गुंजन कुमारी का, रिंकी कुमारी थर्ड का बी, जगन्नाथ चौहान थर्ड का बी, मधु कुमारी बी, एग्जैक्टली। अब सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे, कपास की खेती में होने वाले फायदे क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा इसको स्मॉल करेंगे ताकि सब एक साथ आप देख पाए। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग। कपास की खेती से होने वाले फायदे क्या होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? कपड़ा उद्योग के लिए प्राथमिक स्रोत है, यानी कि ये कपास की खेती जो होती है ना, ये इसको प्राथमिक सोर्सेस में हम काउंट करते हैं। याद रखिएगा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, तो इकोनॉमी में क्या होता है कि
तीन सोर्सेस आप देखते हो, मतलब तीन केंद्र देखते हो। एक होता है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो ये जो खेती वगैरह है वो सब प्राथमिक सेक्टर में आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्राथमिक सेक्टर होता है। अब यहाँ पर भारत के कुल कपड़ा फाइबर खपत का 2/3 हिस्सा अकेले भारत में होता है। कपास के बीज का तेल हम बनाते हैं, केक भी बनता है, भोजन बनता है, उपयोग खाना पकाने और पशुओं को मुर्गी पालन के लिए चारे के रूप में किया जाता है। कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। व्यावसायिक का मतलब समझ रहे हो, जिसका उत्पादन हम व्यवसाय के लिए करते हैं, उसको हम व्यावसायिक फसल या फिर नगदी फसल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, लगभग जितने भी व्यावसायिक फसल होते हैं या नगदी फसल होते हैं, उनका जो टेन्योर होता है, उत्पादन की जो तिथि होती है, वो अराउंड 1 साल तक की होती है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अनुपयुक्त होती है? अब यहाँ पर उपयुक्त नहीं पूछा गया है, यहाँ पर अनुपयुक्त पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कल की क्लासेस आप लोगों ने शाम की देखी होगी, जो कॉटन पे हमने डिस्कस किया था, तो आप आज का आंसर सही करेंगे। ठीक है, आंसर कर दीजिए सभी लोग। रीना कुमारी जी 4 का डी आ रहा है। रीना जी 5 का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए 5 का बी आंसर आ चुका है गुंजन कुमारी जी का। 5 का बी एग्जैक्टली, वेरी गुड गुंजन। यहाँ पे लाल मिट्टी उपयुक्त नहीं, उपजाऊ नहीं होती है। हमने देखा था कि काली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, जो कि भारत के लगभग सेंट्रल भाग में पड़ता है, यहाँ पर जिसमें ये जो आपका पेनिसुलर है, उसको हम प्लेटू जो है, आपको प्लेटू 2 भाग में बांटते हो। जो नीचे वाला ये वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, जो कि पूरा का पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, जिसको हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जहां पर कपास की खेती अच्छी खासी मात्रा में होती है। लेकिन कहीं कहीं पर आप क्षारीय मिट्टी में भी देखोगे तो कपास अच्छा मिल जाता है। जहां पे हमने बात की थी कि उपजाऊ मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए, अम्लीय होती है, 5.5 से स्टार्ट होता है 6 पॉइंट के आसपास। लेकिन कभी कभी हम इसको क्षारीय मिट्टी में भी इसका उत्पादन करते हैं, जो लगभग 8 pH मान तक की होती है। ये हमने कल भी पढ़ा था। तो क्षारीय मिट्टी और काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, लेकिन लाल मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पूछा है कौन सा उपयुक्त अनुपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? इससे पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका अलग था, अभी का अलग है। अकॉर्डिंग टू आप क्लास कह सकते हो कि इसके डेटा चेंज किए गए हैं। आंसर करेंगे सभी लोग। कपास की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 30 से 38 सेंटीमीटर। आपने कल भी पढ़ा था कि लगभग 50 सेंटीमीटर की वर्षा हमें हमेशा चाहिए होता है, लेकिन ये भी साथ में पढ़ा था कि 125 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा कपास की खेती के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। तो 125 से बाकी ये दोनों ज्यादा है, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? कपास के लिए हानिकारक होती है। हानिकारक होती है। ठीक है, किससे ज्यादा? 125 से ज्यादा अगर वर्षा होगी तो वो हानिकारक होगी कपास की कृषि के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 से 38, लगभग 50 सेंटीमीटर की वर्षा हमें पूरे साल यहाँ पर चाहिए होता है अच्छी पैदावार के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कपास की खेती में लगने वाला समय कितना होना चाहिए? 200 से 250 दिन, लगभग 1 साल, 60 से 90 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आप बताएंगे। लगने वाला समय 200 से 250 दिन एक फिक्स आंकड़ा होता है, जो कि इसका टाइम लगता है, लेकिन इसको हम कभी कभी लगभग 1 साल के रूप में भी व्याख्यात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 60 से 90 दिन का मतलब हो गया कि 2 से 3 महीना, ये काफी कम समय होता है। इसमें अभी सुहाई और ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है, उस टाइम पे पौधा अभी उतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी वाला आंसर सही है, लेकिन सी वाला आंसर गलत है। यहीं पे पूछ देगा कपास की खेती में लगने वाले समय में इनमें से कौन सा समय गलत है, तो आप कहते सी वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, चले, एक टहनी में कितनी कलियां खिलती हैं? कल हमने ग्राफिकल से देखा था, यानी कि एक पिक्चराइज मेथड में भी जाना था कि इसमें कैसे फ्लावर्स होती हैं, उसके ग्रोथ को देखा था, कैसे कैसे एक बीज बड़ा हो रहा है
और वो कैसे फूल बन रहा है और उसमें कैसे कैसे कलर के फूल आ रहे हैं। शुरू में क्रीमी कलर का फूल आ रहा है, लास्ट में धीरे धीरे फिर बैगनी होता है, रेडस भी कहीं कहीं पे आ जाते हैं और लास्ट में आके व्हाइट हो जाता है। ठीक है, आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? 7 का डी। 8 का आंसर करेंगे। इसमें जो आते हैं 4 से 5 कलियां इसमें हमें देखने को मिलता है। एक फ्लावर्स में 4 से 5 कलियां ऐसे देखने को मिलता है। आंसर एक बार चेक कर लेंगे इसका। 4 to 5 इज ट्रू, सही आंसर है 4 से 5 कलियां, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कताई मशीन का आविष्कार कब हुआ था? अब यहाँ पर देखो कताई फ्रेम की बात नहीं की जा रही है, कताई मशीन की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पर कताई मशीन की बात नहीं की जा रही है। दो चीजें हैं यहाँ पर, इसको भी समझ लेंगे। कताई स्पिनिंग की बात की जा रही है, कताई मशीन का आविष्कार एक जगह आपसे पूछा गया है और दूसरा जगह कताई फ्रेम का आविष्कार पूछा गया है। फ्रेम, ठीक है, कताई फ्रेम और कताई मशीन की बात दो जगह पूछी गई है अलग अलग। जब आप मशीन की बात करते हैं तो 1764 में मशीन का निर्माण होता है और 1769 में यहाँ पर कताई फ्रेम का आविष्कार होता है। इस क्वेश्चन को जहां भी आप पढ़े होंगे आज तक वहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके यूथ पब्लिकेशन में इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, तो इसको राइट कर लेंगे सभी लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कताई मशीन का आविष्कार, कताई मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 64 में हुआ था बच्चे। यहाँ पर कताई मशीन के फ्रेम का आविष्कार हुआ था, जो कि ये भी 19 नहीं होगा, यहाँ पर 17 होगा। इसको आप सही कर लेंगे तो, और यही वाला आंकड़ा आपके यूथ में दिया है जो कि गलत है। तो इसको आप शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका आविष्कार, इन सब का आविष्कार किया जा रहा था। और यहाँ पर किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट, इनका पूरा नाम है, इन्होंने किया था। ठीक है, बफरिंग हो रही है। अच्छा, सभी के साथ हो रहा है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है आई थिंक, है ना? लेकिन हमारे यहाँ तो सही चल रहा है। नहीं बच्चे, क्लियर है यहाँ पे तो ठीक है। और किसी के साथ हो रहा है क्या बफरिंग? थोड़ा सा हुआ होगा आई थिंक। अभी क्लियर है ना बच्चे? एक बार बता दीजिए आप लोग, अभी सारी चीजें क्लियर है ना? कोई चीज दिक्कत तो नहीं है? चलो, बीच बीच में आज थोड़ा सुबह से ही नेटवर्क का थोड़ा इशू रह रहा है, मतलब बहुत अच्छे से नेट नहीं चल रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। कपास के पौधे में कितने रंग के फूल आते हैं? क्रीम रंग के, बैगनी रंग के, अनेक रंग के, इनमें से एक से अधिक। तो आप कह दोगे भाई इनमें से एक से अधिक, क्योंकि हमने बात की थी क्रीम भाई फूल आता है और अलग अलग कलर के फूल आते हैं, ये बात ठीक है। अब यहां पर जान लीजिएगा ये बात कि जब जो सफेद पौधा है ना, सफेद फूल से निकला हुआ, सफेद फूल से जो कपास हमें मिलता है ये सबसे अच्छा होता है। कपास मिलता है ये उत्तम किस्म का होता है, उत्तम किस्म का कपास हमें मिलता है। इसके अच्छे रेशे होते हैं, अच्छे साफ सुथरे दिखेंगे, उसमें आप आराम से ब्लीच वगैरह अच्छे से कर सकोगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोए का कितना भाग कपास का होता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फॉर्मिंग शानदार मैम रुचि पटेल जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन फॉर्मिंग इसलिए ऐसे बनाया गया ताकि आपको क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाए, एक एक फैक्ट पता चल जाए। ठीक है, लास्ट में 20 क्वेश्चन हम वो भी देखेंगे जो आपके पीवाईक्यू में अलग अलग जगहों से पूछा गया है। आप पाओगे कि वो सारी चीजें आपके कंटेंट में, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐसा फील होगा आपको। ठीक है, और कम से कम इन चीजों से आप और अच्छे से रिवाइज कर पाओगे छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोए का कितना भाग कपास का होता है? 1/3, 2/3, या फिर यहाँ पर देखो कपास के बीज में ना, आप इसका आंसर करते रहे। कपास के बीज जिसको हम बिनौला भी बोलते हैं, बिनौला बीज, ठीक है, किसका? कपास का, कपास का बिनौला, या फिर हम बीज के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या क्या है तो इसको याद रखेंगे। इसके सीड्स में एक कोए में 1/3 भाग, एक कोए में, इसको कोया भी बोलते हैं, एक कोए में 1/3 भाग जो यहाँ पर दे रखा है ये कपास का होता है,
ये वाला भाग जो होता है ये कपास का होता है, ठीक है। 3 भाग कपास का होता है और 2/3 भाग आप ये जो देख रहे हो, 2/3 भाग जो होता है ये यहाँ पे बिनोले का होता है। बिनोले या फिर कह सकते हो कि बीज का होता है, जो सीड्स होता है इसका होता है। तो बिनोला या बीज का जो होता है भाग वो 2/3 होता है और कपास हमको कितना मिलता है, 1/3 भाग हमें कपास मिलता है। तो कोए का कितना भाग कपास का होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में वस्त्र निर्माण के लिए कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पर आंसर देखिएगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और आप देखोगे ना कपास से जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा है ये ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे अभी, ठीक है। आप जितने भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आप जानोगे कि आप इतने टफेस्ट क्वेश्चन को कैसे यूं ही सॉल्व कर लोगे चुटकियों में, तो वो आज हम लोग सीखेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में वस्त्र निर्माण की कौन सा क्रम सही है। आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक। फिर भी आपको पता है ना किसी भी चीज के उत्पादन के लिए हमको खेती करना जरूरी होता है, कल्टीवेशन जरूरी होता है। अब देखोगे कि इसमें क्रम पूछा है तो कौन से ऐसे क्रम में खेती दे रखा है, पहले में ही इसमें रेसा है फिर खेती, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले रेसा बना लिया फिर खेती करोगे, नहीं होगा ना। कपड़ा बनाओगे, रेसा बनाओगे, फिर जाके खेती करोगे क्या, ऐसा भी नहीं होता है। पहले तो बीज को बोओगे, कल भी हमने शाम को पढ़ा था हम लोगों ने, कल की क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या था कि पहले आप सीड्स को लगाते हो, खेती करते हो, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खेती, फिर हमको रेसा मिलेगा, रेसा यानी कि फाइबर, ठीक है, फाइबर। धागा मतलब कि यार, उसके बाद कपड़ा यानी कि फैब्रिक, उसके बाद आप पहनने योग्य वस्त्र लास्ट में आ जाता है जब आप फिनिशिंग वगैरह कर लेते हैं तब, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चंस, अच्छा ठीक है मैं जूम कर लेती हूँ नेक्स्ट वाले, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन बड़ा होता है ना उसको हमें शॉर्ट करना पड़ता है, बट ठीक है। कपास के बीज से क्या मिलता है, खाने का तेल, जानवरों के लिए खल्ली, खाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिभा पटेल जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लिया करिए 1 बजे, ठीक है। पूजा सिंह जी वेरी गुड आफ्टरनून, प्रियंका चौधरी आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करते रहेंगे और सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चल पाए, ठीक है। कपास के बीज से क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे खाने का तेल मिलता है, जानवरों के लिए खल्ली मिलता है, खाद मिलता है। इसका मतलब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरण को सही क्रम में आपको लगाना है। आई होप ये पूरा दिख रहा है, 10 चरण, ठीक है। अब देखो कपास उगाने से लेकर के सूती कमीज बनने तक का ये जो क्रम है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और है, जैसे हमने 12-13 क्रम पढ़े थे कल की क्लासेस में, इन क्रम में जरूरी नहीं कि आपको शुरू से पूछ देगा, कहीं भी बीच से उठा के पूछ लेता है और यही एकमात्र यूजीसी नेट का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और कुछ भी कपास से नहीं पूछा जाता। तो कपास उगाने में सूती कमीज बनाने में क्या होगा, कटाई, ओटन, कताई, बुनाई, या फिर ओतन, कताई, कताई, बुनाई, कटाई, या क्या चीज होगा पहले, कटाई, बुनाई, कटाई और ओटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे पहला इसका 15 का ए, सभी लोग आंसर कर रहे हैं 15 का ए, मतलब सबसे पहले कटाई होगा फिर ओटन होगा, यहां पर देख पाएंगे आप अपने आंसर को, ठीक है। कताई, जिन्होंने भी ए आंसर कहा है सही है। फिर ओटना, ओटना होता है, उसके बाद कताई, कताई वाले प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, यहीं पर हमें धागा बनता है, धागा का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं कताई को, यहीं पर धागा निर्माण होता है। ये भी पूछ देगा कि किस कंडीशन पे या किस चरण पे धागे का निर्माण होता है, तो कताई वाले चरण पे धागे का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कताई, क्योंकि जब तक आप फसल को काटोगे नहीं, कटाई अलग है कताई अलग है, कताई धागा बन रहा है जब हम धागे को काटते हैं या उसको बनाते हैं, कटाई क्या है, फसल की बात की जा रही है, कटाई की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ए, काफी लोगों ने 15 का ए कहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
धागे का निर्माण किसके दौरान होता है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था उसी को यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया है। धागे का निर्माण किस कंडीशन पे या किस चरण में होता है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? धागे का निर्माण किसके दौरान होता है? बुनाई के दौरान, कटाई के दौरान, या धुनाई के दौरान, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। कताई के दौरान यानी कि स्पिनिंग के टाइम पे, स्पिनिंग के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, स्पिनिंग प्रोसेस में धागे का निर्माण होता है। ठीक है, तो कताई जिसको हम बोलते हैं कताई, यही एक चरण होता है जहां पे धागा बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, गांठ बनने में प्रत्येक गांठ का वजन कौन सा होता है? ये भी कल के क्लास में हमने पढ़ाया था कि जब हम गट्ठर बनाते हैं तो उसका कुछ पौंड होता है, कितने पौंड का एक गट्ठर हम बना सकते हैं। ठीक है, उसकी हम चोटी का भी हमने पूरा बताया था, कितने इंच की चोटी उसकी बनती है, सारी चीजें काफी कुछ डिस्कशन हमने किया था कल की क्लासेस में। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, गांठ बनाने में प्रत्येक गांठ के जो वजन होता है वो कितना होता है? तो लगभग 500 पौंड का होता है। एक गट्ठर का वो जो वजन होता है वो 500 पौंड का होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। कॉटन के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? नाइल, ब्यास, यूनिवर्सल फाइबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हाँ, 18 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। अब देखो, यूनिवर्सल फाइबर तो हम किसको बोलते हैं? कॉटन को बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। कॉटन को यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। इसका ब्यास की अगर हम बात करें, कॉटन का ब्यास कितना होता है? तो लगभग 14 से स्टार्ट होता है इसके ब्यास की बात करेंगे तो, है ना। 14 to 18 के आसपास इसका व्यास होता है, यानी बहुत कम, लेकिन रेयरेस्ट जगहों पे अलग अलग भी मिल सकता है आपको इसका व्यास। आंसर करेंगे 18 का ए आ रहा है सभी का आंसर। सभी लोग आंसर कर रहे हैं 18 का ए। ठीक है, 18 का ए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्यास की बात कर लेंगे तो लगभग 14-15 भी मिलता है, लेकिन 16 से 20 के आसपास इसका आंकड़ा हम देख पाते हैं कि लगभग अलग अलग। देखो ब्यास में ना थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको मिलेंगे बुक्स में। मान लो भारत का है तो भारत के कपास का जो ब्यास होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अमेरिकन और मिस्र। और मिस्र का कपास होगा वो लंबे लंबे होते, लेकिन उनका जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी ना, कपास का ब्यास धीरे धीरे कम होते जाएगा। वहां पर 14 to 16 के आसपास का हमें कपास का ब्यास मिलता है, तो ये बात याद रखेंगे। फर्स्ट का ए हो जाता है, नाइल कहते हैं। और अगर नॉर्मल वे में हम पूछे कि स्टेपल और फिलामेंट क्या होता है, तो सभी रेसे को एक यूनिवर्सल वे में हम कह सकते हैं कि स्टेपल जो होता है, स्टेपल फाइबर, स्टेपल जो होता है इसको हम छोटा रेसा कहते हैं, और जो फिलामेंट होता है इसको हम, फिलामेंट जो होता है इसको हम बड़ा रेसा कहते हैं, बड़ा रेसा। ये नॉर्मल वे में हम बात करते हैं, छोटा रेसा, बड़ा रेसा। लेकिन कॉटन में सबसे छोटा फाइबर क्या होता है? तो आप कहोगे नाइल, इसको कहा जाता है, नाइल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है किंग ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? अभय कुमार जी गुड आफ्टरनून, चंदा कुमारी, रेणु पांडे जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर करेंगे, किंग ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल की क्लास में भी हमने बात की थी कि रेसे को किंग ऑफ फाइबर कहते हैं, और रानी किसको बोलते हैं? मतलब रेसे की रानी कौन आ जाता है? चाइना, चाइना में रेशम। ठीक है, तो चाइना का रेशम हो गया, रेशम रेसों की रानी, और हमारे यहाँ का हो गया राजा। दोनों की शादी हो गई, मतलब कि समधी समधी कौन हो गए? भारत और चाइना। हाय कट्टर, तो मोदी जी को पता चल जाए ना तो कहेंगे अच्छा ये पढ़ा रही हो तुम, है ना। मजाक था लेकिन ये। चलो, कॉटन क्या हो गया? किंग ऑफ फाइबर हो जाएगा कॉटन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपास से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या 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 होता है? कोई को एकत्रित करना, ओटना, बिनौले को बीज से, ओटने का मतलब है बिनौले को बीज से अलग करना, अलग करना, गांठें बनाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि आप कहोगे इसमें सीक्वेंस अरेंज के लिए नहीं है, इसमें पूछा है कि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, तो आप बोलोगे उपयुक्त में से एक से अधिक। एकत्रित करते हैं, सबसे पहले हम क्या कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद कोए बन जाते हैं, कोए को एकत्रित करते हैं, फिर उसको हम बिनौले को बीज से बाहर निकालते हैं, और फिर हम गांठ बनाते हैं। अगर सीक्वेंस की बात करेंगे, नंबर 1 2 3 लाइन से ही ये सीक्वेंस भी आएगा, क्योंकि जब आप कोए से उसके फर बीज को निकाल दोगे तो ही जाके फिर उसका 500 पौंड पौंड का एक एक हम लोग गट्ठर बनाएंगे, और फिर गट्ठर बनने के बाद हम गट्ठर को खोलेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर कॉम्बिंग करेंगे, फिर उसका पोनी बनाएंगे, फिर उसको कटिंग करेंगे, काफी चीजें है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। यूनिवर्सल फाइबर किसे कहते हैं? जूट, पीना, कपास, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ सही करो, बुलडोजर चल जाएगा हमारी कोचिंग पे ऐसी बातें पहुंच गई तो कहेंगे अच्छा तुम चाइना को समधी बना रहे हो भारत की। ठीक है, अब बताना पड़ेगा ना उनको, एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई वहां के जो रेशम है, रेशम का उत्पादन हुआ था, चाइना वालों ने काफी दिन तक कोरोना के टाइप से छुपा रखा था, तो बाद में पता चला है ना कि तो रेशम क्या हो गया, वहां की लड़की हो गई। और किंग ऑफ फाइबर भारत जन्मदाता है ना इसका, किसका? कॉटन का। तो वैसे तो देखा जाए तो समधी समधी होंगे ही, है ना। चलो भाई मजाक था, थोड़ा बहुत हंसते खेलते पढ़ते रहा करो। आगे बढ़ेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं और इसको इको फ्रेंडली भी कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं, काफी चीजें नाम है इसकी, स्वास्थ्य का साथी भी कहते हैं, है ना। कपास की विशेषताओं का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो स्पेसिफिक कल भी हमने पढ़ा था, कल 2 भाग में पढ़े थे हम लोग, कपास के वर्गीकरण विशेषताओं में बात किए थे। एक उसका भौतिक यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था और एक उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि रासायनिक विशेषताओं को देखा था। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंकड़ा 2023 और 24 के अनुसार, या फिर आप कह सकते हो 2022 और 23 के अनुसार अगर हम बात करें कि, क्योंकि 23 और 24 का आंकड़ा अभी आया नहीं तो 22 और 23 वाला ही पढ़ोगे आर्थिक सर्वेक्षण का। विश्व कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि क्लाइमेट के हिसाब से या उत्पादन या अच्छे रेशे के हिसाब से, कुछ भी नहीं, बस उत्पादन कहां पर ज्यादा होता है, सिंपल इज दैट कि इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है 2022-23 के आंकड़े के अनुसार। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, अगर अच्छी क्वालिटी के हिसाब से पूछे तो अमेरिका आ जाएगा नंबर 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, कपास में सेल्यूलोज का प्रतिशत कितना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? कपास में सेल्यूलोज का प्रतिशत कितना होता है? जल्दी से आंसर कर देंगे सभी लोग। इसके हम संगठन की बात करें, कपास के संगठन की बात करें, कपास का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉटन, इसमें आप देखोगे तो जो सेल्यूलोज होता है वो होता है 90% तक सेल्यूलोज पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 40 से लेके 90%। और इसकी अधिकता के कारण ही हम कॉटन को क्या बोलते हैं? सेल्यूलॉजिक रेशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 5 से 8% क्या मिलता है? यहाँ पर जल की प्राप्ति होती है। तो ये जो होता है ये वाटर कंटेंट होता है इसमें, और ये जो होता है ये अशुद्धियां पाई जाती हैं कॉटन में, अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है, इसीलिए हम कॉटन को सेल्यूलॉजिक रेशा के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट चीज है उसमें जल, वाटर कंटेंट होता है, इसलिए ये कह सकते हो नमी धारण करने के लिए अच्छा सोर्स भी होता है, प्राकृतिक जगत में अच्छा खासा नमी धारण करता है। और यहाँ पे अशुद्धियां भी 2 से 3% होती है, जिसको आप कहते हो वोटिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसकी अशुद्धियों को दूर भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज का प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40 to 90%। नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक शुद्ध कपास होता है पीमा कपास, अकला कपास, विरंजित कपास, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? मैम क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। मधु कुमारी जी, कपास की टाइमिंग नहीं, क्लास की जो टाइमिंग है वो आपका 1 बजे है, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं डेली, और उसके बाद आपका शाम को 5 बजे एप्लीकेशन पे क्लासेस होती हैं, और कभी अगर दोपहर में क्लास नहीं हो पाती है हमारी तो शाम को 6 बजे हम फिर भी क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो यही 2-3 टाइमिंग है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी क्लास होगा। रेगुलर वे में दोपहर में 1 बजे क्लासेस होती है। ठीक है, चले, सर्वाधिक शुद्ध कपास कौन सा होता है? आंसर क्या आ जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर विरंजित कपास होता है। विरंजित कपास क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हम इसको ब्लीच कर पाते हैं, और ब्लीच हम तभी करेंगे जब शुद्ध रेशा होगा, तभी हम उस पर ब्लीच अच्छे से कर पाएंगे। और ब्लीच कर पाएंगे इट मीन्स कि उस रेशे में अवशोषकता की गुण होगी तो ही हम ब्लीच कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा जो रेशा होता है वो पीमा कपास भी अच्छा होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो विरंजित कपास होता है। अकला कपास अच्छा रेशा नहीं माना जाता है, इसमें काफी लो क्वालिटी का इसको माना जाता है।
कपास की भौतिक विशेषता क्या है? पकने पर सफेद होना, रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, गीला होने पर मजबूत हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों तीनों कह सकते हो कि हमने कल भी पढ़ा था कि गीला होने पे लगभग 30% तक कपास क्या होता है? मजबूत हो जाता है इसके रेशे। रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अच्छा खासा मजबूत फाइबर होता है, और पकने पर सफेद हो जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी के कपास का परिचायक कहला सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें डी ऑप्शन यानी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट हो जाएगा। कपास का टाइम नहीं था बच्चे, क्लास का टाइम था। कपास पढ़ाते अच्छा, मैं ना ज्यादा बोल देती हूँ तो मेरे जुबान लड़खड़ाने लगते हैं, है ना, लगातार बोलने पे। चलो अब थोड़ा रुक रुक के बात करेंगे ताकि आपको कपास को कपास पढ़ा सके और क्लास की टाइमिंग को क्लास की टाइमिंग बता सके। कॉटन का रंग भूरा या कच्ची अवस्था में, जो कच्ची अवस्था में भूरा होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये बताना है आपको कि जब कच्ची अवस्था में कपास होता है तो उसका कलर कभी कभी ब्राउन सा दिखने लगता है, तो वो किसके प्रेजेंट के कारण होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? कॉटन का रंग कच्ची अवस्था में उसके रंग का भूरा होना नाइट्रोजन के प्रेजेंस को दिखाता है। ठीक है, कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ही उसका कलर भूरा हो जाता है। तो कॉटन का रंग भूरा कच्ची अवस्था में जो होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो कॉटन की उपस्थिति या सॉरी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट आएंगे, कपास का व्यास कितना होता है? 16 से 20, 14 से 25 माइक्रोन या फिर 10 से 15? क्या इसमें राइट होगा? आंसर बताएंगे सभी लोग। कपास का व्यास, अब देखो 14 भी होता है, भारत में जनरली 14 से 16 या 18 तक ही आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 25 दे रखा है। ठीक है, आगे वाला भाग ज्यादा दे रखा है, इतना ज्यादा माइक्रोन नहीं होता है। माइक्रोन को आप ऐसे देखोगे, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो माइक्रोन का सिंबल ये होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ऐसे सिंबल मिल जाए समझ लेना माइक्रोन है इसका मतलब। तो ये गलत क्यों है? 14 तो होता है, कहीं कहीं पे इंडिया में मिल जाएगा। जो झाड़ी वाले कपास होते हैं ना, कपास की 3 प्रजाति हमने पढ़ी थी, एक लंबे कपास के पौधे, एक मध्यम वर्ग के कपास के पौधे और एक झाड़ी नुमा कपास के पौधे। कल की क्लासेस सभी लोग जाके देख लेना, कल शाम को 6 बजे यूट्यूब पर हुई थी। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं, कि पूरा एक कपास कंप्लीट करा और आज पूरे कपास का पीवाईक्यू के साथ नए क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर 14 से 25 गलत हो जाएगा। 10 से 15 क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर ना 16-17 भी मिलता है कपास। अगर देखोगे कि अमेरिका वाला कपास या मिस्र वाला कपास, तो उसका जो माइक्रोन होता है उसका कम होता है। इंडियन कपास के माइक्रोन ज्यादा होते हैं, मतलब उसका व्यास जो होता है, व्यास डायमीटर कहलाता है। जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन पीछे साइड से देखोगे इसका व्यास ज्यादा है, इधर देखोगे इसका व्यास कम है। तो व्यास कम का मतलब जहां से हम लोग लिखते हैं ना पॉइंट पतला होता है, तो उसका व्यास यानी गोल पूरा आकार जो है वो कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका व्यास कम है। ये पेन का पीछे का भाग इसका चौड़ा है, ये ज्यादा, तो आप कहोगे कि इसका व्यास ज्यादा है। तो ज्यादा व्यास का मतलब हो गया वह रेशा जिसकी मोटाई ज्यादा होती होगी, उसको अच्छा माना भी नहीं जाएगा। तो जो अमेरिकन और मिस्र वाले कपास होते हैं वो कम व्यास के होंगे, जैसे जैसे या भारत का कपास थोड़ा मोटा होगा, यानी कि ज्यादा व्यास का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 से 25, 16 से 20 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14-15 माइक्रोन के कपास मिलते हैं, लेकिन वो आपको अमेरिका में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि 10 माइक्रोन का कपास नहीं मिलता है, इतना पतला नहीं मिलता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने पर कॉटन का रंग कैसा हो जाता है? पीला, भूरा, सफेद, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। हाँ, अभी कल ही पढ़ा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भी करा दे ताकि आपको एक ही साथ सब तैयार हो जाए। हाँ, जितना कम व्यास होगा उतना महीन रेशा होगा, इट्स ट्रू। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर करेंगे सबसे पहले, किसका आंसर आ रहा है? 29 का सी। पिंकी कुमारी कह रही है सी यानी सफेद। बच्चे यहाँ पर पूछा गया है खराब कौन सा होता है? प्रतिभा पटेल फर्स्ट राइट आंसर, एग्जैक्टली पी, पीला। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि प्रकाश के संपर्क में आने पे कॉटन का रंग, अगर आप सफेद कलर के कुर्ते को काफी देर तक धूप में छोड़ दीजिए आज के मौसम में इंडिया में, तो क्या हो जाएगा? हल्का हल्का वो क्रीमी टाइप का दिखने लगेगा, जिसको हम कहते हैं ऑफ व्हाइट कलर। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ गया, अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक मेरे पास ना सूट था, ऐसे कॉटन टाइप का ही था, तो उसको मैंने धूप में डाल दिया था, तो वो हल्का सा पीला हो गया ना। तो मेरी दोस्त ने कहा कि अरे ये क्यों पहन रही हो, इसका कलर फेड हो गया है। हमने कहा पागल हो गया, फेड नहीं है,
ये ऑफ वाइट कलर का सूट है। उसने मान लिया, सुनेगी तो कहेगी अच्छा ये था असलियत। तो हमने ये नहीं बोला कि इसका कलर खराब हुआ, हमने बोला इसको व्हाइट थोड़ी बोलते, इसको ऑफ व्हाइट बोलते हैं, मतलब धीमा या मध्यम सफेद जिसको कहते हैं। तो उसने मान भी लिया, हमने उसको मनवा के और काफी दिन तक उसको पहना भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीला। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। कपास की रासायनिक विशेषता कौन सी है? आंसर कर देंगे सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा? कपास की रासायनिक विशेषता। चलिए भाई आंसर करेंगे सभी लोग। रासायनिक विशेषता क्या है कपास की? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कार्बनिक अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। धब्बे छूटने हेतु नींबू के रस, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग, इन सबको करते हैं। ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसकी रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट पे आते हैं, आईसीआईआरए की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईआरए की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआरए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन कॉटन इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडस्ट्री होगा आई थिंक। हाँ, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज रिसोर्स एसोसिएशन। रिसोर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन। मैंने रिसर्च गलत लिख दिया है। रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। तो इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज रिसोर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको आंसर करना है, जल्दी से बता दीजिए। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1976 में, 1976 में। और एक चीज और पूछा जाता है, इसके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं कभी कभी। तो इसका हेडक्वार्टर कब कहां पे है? तो अभी इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। कहां पे है? नागपुर में। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज रिसोर्स एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म है किसका? आईसीआईआरए। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? तो आप कहेंगे नागपुर में। मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर नागपुर में। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है, कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? आंसर कर देंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। और देखोगे कि पीवाईक्यू चाहे कोई भी एग्जाम का हो, जो आप यूथ वगैरह में सॉल्व करते हैं, वो सब क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सब नए क्वेश्चन थे जो सेल्फ मेडेड थे। अब जो क्वेश्चन है वो ये भी देख लो कि एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं। तो क्या कल वाली क्लास से आपके ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कवर हो पा रहे हैं या नहीं? थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र, आंसर कर देंगे सभी लोग। कॉटन शब्द अरबी शब्द कॉटन से या क्यूटोन से लिया गया है। आपसे पूछेगा कि कॉटन शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, वो शब्द क्या है? कभी कभी कोटोन भी लिख सकता है, कभी कभी क्यूटोन। एग्जाम में यूजीसी नेट पे क्यूटोन को लेकर एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसका एक बीज का पौधा खेती करने योग्य पौधा, तो कहोगे नहीं, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। और ये कल की क्लासेस में हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, ठीक है, पढ़ा भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कपास की रेशे के उत्पादन का सही क्रम क्या है? अब यहाँ पर सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। इसके उत्पादन का सही क्रम क्या? थोड़ा छोटा करें ताकि आपको पूरा एक साथ दिख पाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने बात की थी, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग इसको नहीं सॉल्व कर सकते? इजिली कर सकते हो ना, क्योंकि सभी को पता है कि भाई पहले तो बीज मिलेगा, बीज को खेतों में हम बोएंगे, और खेतों में बोएंगे का मतलब है सबसे पहला आप क्या काम करोगे? कल्टीवेशन करोगे। तो सबसे पहले कल्टीवेशन देखोगे, हर एक में कल्टीवेशन दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब है इस ट्रिक से तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। फिर क्या? फिर देखेंगे कंघी करना, खोलना, आपस में मिलाना, बिनौले निकालना, गांठ बनाना, कताई करना, पुनी बनाना, धुलना। आपको पता ना, ये और उसके बाद खोलना एवं मिलाना, ये
कंघी करना, ये सब के सब प्रोसेस बाद के हैं, तब करोगे प्रोसेस जब आप उसके बिनौले से उसको बाहर निकालोगे। तो इसके बाद 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए हमारे हिसाब से। आप लोग एग्री हो ना, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है, अब देखो 3 यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ये सिर्फ हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको एकदम से चीजें नहीं समझ में आए तो आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, 2 को यहाँ पे काट दिया। अब आपका जो राइट आंसर होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखो खेती कर लिया, उसके बाद हमने उसको क्या किया, सॉरी 2 के बाद 4 होगा, यहाँ पर 2 के बाद 4 होगा, हमने इसको कर दिया ना। बिनौले को निकालोगे और उसका गांठ बनाओगे, तो पहला प्रोसेस पहले क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद आपका 4, तो 2 4 यानी कि ये वाला दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपका ये वाला। बी राइट कर रहे हैं सब लोग। नहीं, बिनौले को निकालोगे, अब निकालने के बाद क्या करोगे, आपस में उसको मिलाना, मिलाने वाला काम याद आ रहा है, जब गट्ठर बन के आया था 500 पाउंड का, उसके बाद हमने उसको मिलाने की प्रोसेस की थी। और लास्ट में आप देखोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा 2 और 4 में से, वो 2 4 3 7 1 6 5, 2 4 3 7 1 6 5, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा, 2 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद 3 आएगा आपका, ठीक है। 5 कताई करना लास्ट में था, आपने पढ़ा था ना कल वाली क्लास में भी, हमने देखा था कि जब सब कुछ काम हो गया था तब हमने लास्ट में पोनी बना दिया था, पोनी बना के काट दिया था। कताई करना यानी यहीं पर धागे का निर्माण हो रहा था। कताई करना यहाँ पे क्या था, धागे का निर्माण होना, ठीक है। इसी जगह पर स्पिनिंग जिसको बोलते हैं, स्पिनिंग, और यहीं पर क्या होता है बच्चे, धागे का निर्माण होता है, धागा का निर्माण, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है कि लास्ट में आपका ये होगा, पहला आ जाएगा खेती करना, दूसरा आ जाएगा आपका बिनौले निकालना, बिनौले निकाल लिया, गांठ बना लिया, गांठ को खोलोगे फिर आपस में मिलाओगे तीसरे नंबर पे, और मिलाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर धुनना, धुनाई करने के दौरान क्या करते हो, सारे डस्ट वस्ट निकल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है, कितना हो गया, 1 2 3 4 नंबर पे ये आ जाएगा आपका, है ना। ये वाला कौन सा सही था, 2 4 3 7, ठीक है। 7 के बाद 1 आ जाएगा, कंघी करोगे, पोनी बनाओगे, उसके बाद पोनी को काट दोगे। बच्चे के बाल कंघी करने से लेकर ये प्रोसेस को हम लोगों ने कल समझा भी था। तो कुछ इस तरीके से एलिमिनेट कर करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, ओटाई की आवश्यकता, ये आपके PYQ में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, कंघी के बाद पोनी, एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज अभी जैसे रेणु पांडे ने बोला, तो एक चीज मुझे और यहाँ पे याद आ गया, यहाँ पे एक तरीका और है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो कुछ भी नहीं पता है, खेती करना पहला पता है, और उसके बाद अगर ये भी नहीं पता है ना कि पोनी बाद में बनेगा या कताई कब होगा, तो हमने जो प्रोसेस याद की थी, तो आपको पता है ये भी बोला था हमने, ये सिर्फ हम तरीका समझ रहे हैं यहाँ पे, ये बोला था कि पहले पोनी बनाओगे फिर कताई करोगे। तो पोनी तो पहले बनेगा, पोनी बनेगा फिर कताई होगा, यानी कि 6 पहले आएगा और 5 वाला ऑप्शन बाद में आएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि 6 पहले और 5 बाद में कौन सा है, 6 पहले 5 है, 6 पहले 5 है, यानी ये वाला तो ऐसे भी काट सकते थे। तो ये एक और तरीका होता है जिसके द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, ओटाई, नायलॉन के लिए, रुई के लिए, रेशम के लिए। सभी को पता है कि कॉटन पढ़ रहे हैं तो रुई हुई, नायलॉन कहां से आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलिए रुई के लिए होता है, एग्जैक्टली आंसर आ चुका है ऑलरेडी, एकदम। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ के। हमने सोचा जो डिस्कस किया शुरू में 30 क्वेश्चन वो सेल्फ मेडेड थे, वो अगर याद हो गए तो आपका टॉपिक तैयार है, और ये आपने कॉल मतलब रिकॉल कर लिया तो आप समझ लो कि सारी चीजें आपकी तैयार हो गई। सूती वस्त्र की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। ये PhD या फिर आप जब जाते हो किसमें, एंट्रेंस एग्जाम देते हो या फिर नेट का देते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोसेस वही है, बस आपको सीक्वेंसिंग ऑर्डर चेंज कर देता है यहाँ पे। सीजिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, क्यूरिंग एवं हीट सेटिंग, डिजाइनिंग, कौन सी चीजें पहले आएंगी यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो, सीजिंग प्रोसेस बाद में मतलब पहले होता है। अब 2 चीजें याद रखना, ठीक है, एक यहाँ पर सीजिंग और दूसरा है आपका ब्लीचिंग। सीजिंग प्रोसेस और ब्लीचिंग प्रोसेस, सीजिंग प्रोसेस हमेशा पहले होगा। सीजिंग का मतलब क्या होता है, सीजिंग का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप वस्त्र के सतह के दोषों को छुपाते हैं। जैसे वस्त्र का सतह का दोष क्या है, कॉटन का खुरदरा है,
अब उसको छुपाने के लिए आप जो प्रोसेस यूज करेंगे उसी को हम बोलते हैं सीजिंग प्रोसेस। इसको सीजिंग के नाम से जानते हैं, सीजिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस किसी भी इस तरीके से इस परिसज्जा की बात आए तो पहला नंबर पे होगा। जैसे कल्टीवेशन हमने पढ़ा ना वहां पे कि उन क्रम में पूछेगा तो कल्टीवेशन पहले होगा, खेती पहले होगा, ठीक है। और पोनी वाले धागा बनने के निर्माण की प्रक्रिया में पूछेगा तो आपको याद रखना है कताई यानी कि कटिंग का प्रोसेस लास्ट में होगा। वैसे ही जब हम परिसज्जा की बात करेंगे कॉटन में तो सीजिंग प्रोसेस पहले होगा और आप देखोगे ये उसके बाद आ जाता है, इसके बाद में प्रोसेस में आएंगे तो सीजिंग यहाँ पर पहले पे ये है और ये है तो कट जाएगा आपका ये और ये तो नहीं होगा, है ना। अब सीजिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा, प्रिंटिंग होगा, ब्लीचिंग होगा या फिर स्काउरिंग होगा, क्यूरिंग एवं हीट सेटिंग। इसके बाद जो होता है आपका ये वाला, अच्छा इसमें ABCD नहीं पढ़ा है ना, ABCD ये सब नहीं पढ़ा है, चलो अपने आप से डाल सकते हो, DE डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्यूरिंग एवं हीट सेटिंग, दूसरा आ जाता है आपका क्यूरिंग और हीट सेटिंग। तो अब यहाँ पर देखना है ये ई पे आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है ना। इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं, एक्चुअली इसमें नंबरिंग नहीं पड़ा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये आंसर आ जाएगा आपका पहला स्काउरिंग और लास्ट में आ जाएगा वी का मतलब आ गया, अगर हम इसको वी मतलब 5 नंबर को बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 और ये आ जाएगा 6। तो वी क्यूरिंग और हीट सेटिंग ये दूसरे पे आएगा, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका ये वाला आंसर, यही आएगा ना। पहला आ गया सीजिंग प्रोसेस, पहला आएगा नहीं, पहला आ जाएगा ये, इसके बाद आ जाएगा आपका, इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है भाई, ये तो कुछ गलत सलत दे रखा है क्या, एक सेकेंड, इसमें आंसर कुछ आई थिंक गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। 1 के बाद 4 आ रहा है, 1 के बाद 4 यानी कि ये 4 के बाद 6 3 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। इसको सही कर लो, इसको हम लोग बाद में भी समझ लेंगे, आई थिंक थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। 1 के बाद देखो सीजिंग पहले होता है, ये तो डन है, तो ये या ये हो जाएगा तो ये कट जाएगा फिर ये कट जाएगा। इसके बाद आ रहा है 4th नंबर पे स्काउरिंग प्रोसेस, स्काउरिंग प्रोसेस ये आ रहा है 4th नंबर पे, यानी दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ आपको ज्यादा आसान रहेगा, सीजिंग हो जाएगा, उसके बाद आएगा स्काउरिंग। देखो स्काउरिंग प्रोसेस में जनरली आपने पढ़ा होगा कि ये वूल में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस में दे रखा है बनने की, सूती कपड़ों की प्रोसेसिंग में दे रखा है, तो आप स्काउरिंग प्रोसेस यहाँ भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछे कि स्काउरिंग प्रोसेस होता किस तरीके के धागे में है तो वो वूल में होता है, ठीक है। उसके बाद स्काउरिंग के बाद क्या हो जाएगा, अच्छा स्काउरिंग 4 नंबर पे है, ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पर है 6 नंबर डिजाइनिंग, है ना, 4 पे है, मैं ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ, ठीक है। ये 4 नंबर, मुझे 4 और 6 में बड़ी कंफ्यूजन होता है ऐसे रोमन अंक में, इसलिए मैं ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले के बाद आ जा रहा है आपका 4th नंबर का, 4th नंबर 1 2 3 4 स्काउरिंग इज ट्रू। उसके बाद आ रहा है नहीं सॉरी, ये आएगा डिजाइनिंग है, डिसाइडिंग है, डिजाइनिंग नहीं है। उसके बाद आएगा आपका 4th नंबर पे स्काउरिंग आ रहा है, ठीक है, स्काउरिंग। उसके बाद आ रहा है आपका तीसरा यानी कि ब्लीचिंग, और लास्ट में आ रहा है ये प्रिंटिंग, और उसके बाद आ रहा है क्या, प्रिंटिंग के बाद 5 नंबर पर क्यूरिंग और प्रिंटिंग, और उसके बाद आ रहा है क्यूरिंग क्या होता है पता है आप लोग को, क्यूरिंग एवं हीट सेटिंग, जिसमें क्या करते हैं हीट सेट, मतलब जैसे कहते हैं ना कपड़े सब कुछ कर लो तो प्रेस कर दो ताकि वो जो जहां पे है वैसे ही सेट हो जाए, तो उसी को कहते हैं हीट सेटिंग। जो भी आपने डिजाइनिंग करी है उसको लास्ट में आप हीट के माध्यम से अस्थायित्व प्रदान कर दो, ऐसा कुछ, तो उसको कहते हैं हीट सेटिंग। तो आप सीजिंग प्रोसेस याद रखिएगा, और दूसरा लास्ट में कि हम हीट सेटिंग के द्वारा क्या कर देते हैं, उसको एज इट इज मान लो कलर कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो लास्ट में उस कलर को एज इट इज बने रहने के लिए हम हीट सेटिंग का काम करते हैं, तो राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला और दूसरा लास्ट वाला याद रखोगे तो आ जाएगा, लेकिन याद रखना ये डिजाइनिंग नहीं डिसाइडिंग प्रोसेस होता है, ये शुरू में होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा।
स्काउरिंग का प्रोसेस अगर स्पेसिफिक पूछे कि स्काउरिंग प्रोसेस होता किस में है, किस तरीके के धागे में, तो वूल में होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, यूजीसी नेट एनटीए का एग्जाम है तो इतना तो आसान क्वेश्चन नहीं देगा ना। जैसे अभी हम तो 4 और 5 रोमन अंक में कंफ्यूज हो गए, बच्चे वहां पे जाएंगे तो कितना कंफ्यूज होंगे सोचो। तो कंफ्यूजन तो थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी। किस रेशे में ताप को उबालने को सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन नेट का छोड़ दो, बाकी एकदम हलवे वाले क्वेश्चन लगेंगे। नेट में भी मैक्सिमम चीजें बहुत ईजी है, कुछ कुछ एक दो ऐसे डिफिकल्ट रहेगा। हाँ कंफ्यूजन हो रहा है डॉली जी, मुझे भी खुद ही कंफ्यूजन हो गया रोमन अंकों में। तो अभी फिलहाल हमने इसीलिए लिख दिया था सीक्वेंस ऑर्डर कि पहले तो सीजिंग वाला ठीक है। ठीक है, सीजिंग में मतलब होता क्या है कि जो भी सतह की जो भी फालतू चीजें होती है ना उसको छुपाने के लिए, जैसे मान लो ये टी शर्ट है, इसमें रोए आ गए सपोज दैट, तो इसको छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे कोई ना कोई प्रोसेसिंग करेंगे, इसी को हम कहेंगे सीजिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और लास्ट में हीटिंग और सेटिंग का मतलब था कि जैसे मान लो इस कपड़े को हमने पूरा जो भी कढ़ाई बुनाई परिसज्जा करना था कर दिया, लेकिन वो कढ़ाई एज इट इज रहे उसके लिए हम उसको हीट से क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट मतलब हो गया कि वो चीज वहीं पर रहे, हटे ना वहां से अपने स्थान से, उसको कहते हैं हीट सेटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रेशे में ताप हुआ उबलने को सहन करने की क्षमता होती है, इसको भी हमने बात कर ली थी कि किसमें होती है, कपास या सूती वस्त्रों में होती है। इनको आपने देखा होगा ना, सूती कपड़े को घर में भी मम्मी लोग क्या करती है, गर्म पानी में धो देती है, कोई भी गंदगी सब साफ हो जाता है, तो उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्षार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे, कॉटन पे, पता है आपको। लेकिन अम्ल से क्या होता है, कपड़े गलने लगते हैं, कलर फेड लगने लगेगा, धागे धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो अम्ल का प्रभाव थोड़ा पड़ता है, लेकिन वो भी लगातार या ज्यादा अम्ल का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्षार का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। कपास को साफ करने की विधि को क्या कहते हैं, ये आपके वनडे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सोचो कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग, पिकिंग, इनमें से कोई नहीं। शाम की क्लासेस में आज हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट की गिनिंग का मतलब क्या होता है और सबका मतलब क्या होता है, इन सबको जान लेंगे। कपास को साफ करने की विधि क्या कहलाती है, गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग या पिकिंग प्रोसेस कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर आ रहा है गिनिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली गिनिंग प्रोसेस यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे गिनिंग प्रोसेस कहलाती है। कॉम्बिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, कॉम्बिंग प्रोसेस में हम कपास के धागे को हम डिवाइड करते हैं, जैसे सभी लंबे धागे को एक जगह हमने रख लिया, छोटे छोटे धागे को एक जगह रख लिया, उसको हम कहते हैं कॉम्बिंग के माध्यम से धागे को सुलझाना और उसको कैटेगराइज करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गिनिंग प्रोसेस। सूती वस्त्र तैयार होता है भेड़ से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग तो यूं ही कर लोगे, और ये PYQ में आए हुए हैं। अब आप सोच पाओगे कि हम लोगों ने कितना टफ लेवल का क्वेश्चन शुरुआती में 30 क्वेश्चन में कर लिए जो कि सेल्फ मेडेड थे। ठीक है, कपास से मिलता है, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा ये, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण किसमें होता है, सूती में, वूल में, रे और रून में नहीं है, लेकिन कापोक से हम लो कैटेगरी या कह सकते हो कि डाउन ग्रेड के जो वस्त्र होते हैं ना उसका निर्माण करते हैं, जो ज्यादातर पहनने वगैरह में यूज नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है इसका ट्रेड भी नहीं होगा, और ट्रेड भी नहीं होगा तो इसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कपास। ठीक है, अच्छा सभी के साथ हो रहा है क्या ये बफरिंग, अभी क्लियर है या फिर से हो रहा है, नेट प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है बच्चे, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नेट की। एक सेकेंड, एक बार फिर से बता दो सारी चीजें क्लियर है अभी कि नहीं। आई थिंक नेट का इशू है क्या, एक बार चेक करो कमेंट्स। ठीक है, कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है ना आप सभी को, ओके डन, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं 40 के बाद 41। आज बीच बीच में थोड़ा सा हो जा रहा है प्रॉब्लम नेट का, खैर कोई नहीं, आपको सारी चीजें मिल ही जा रही है। प्राकृतिक तंतु कौन सा है, कपास, पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, अब यहाँ पर देखो कपास की बात करेंगे, प्राकृतिक क्या है, कपास क्या है, प्राकृतिक तंतु है, पहली बात तो ये। पॉलिस्टर क्या है, कृत्रिम है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम, या फिर हम इसको रासायनिक बोल सकते हैं, रासायनिक। ठीक है, केमिकल फाइबर हो सकते हैं। रेयन क्या होता है, ये सेल्यूलॉजिक रसायन है, सेल्यूलॉजिक रासायनिक रेशा है। अब ये मत पूछना सेल्यूलॉजिक रासायनिक रेशा का मतलब क्या है,
इसमें हमने बताया था ना 50% सेल्यूलोज यानी वानस्पतिक जगत का यूज होता है और 50% रसायन का यूज होता है, इसलिए इसको सेल्यूलॉजिक रासायनिक रेशा के नाम से जाना जाता है। या फिर पहला मानवकृत रेशा कौन सा है, तो आप कहोगे रेयॉन है। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा, पहला कृत्रिम या फिर कह सकते हो पहला रासायनिक रेशा, कृत्रिम ना लिखना, पहला रासायनिक रेशा कहलाएगा कौन सा, नायलॉन, जिसमें हम 100% केमिकल का यूज करते हैं। ये सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिलहाल के लिए प्राकृतिक तंतु कौन सा है, तंतु, रेशा, तंतु हो गया, रेशा हो गया, फाइबर हो गया, ये सब एक ही नाम है। तो कपास पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है, मूल रंजक, बिखरा डिस्पर्स रंजक, प्रग जैविक रंजक, टंकी रंजक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला मानव द्वारा बनाया गया रेयॉन। बिल्कुल दीपिका जी, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप कि पहला जिस रेशे को मानव ने बनाया था, जिसमें उन्होंने 50% केमिकल का यूज कर दिया था और 50% उन्होंने सेल्यूलोज यानी वानस्पतिक जगत का यूज करके पहला मानवकृत रेशा रेयॉन का यहाँ पे उत्पादन किया गया था। और भारत में पहली बार रेयॉन पता है कहाँ पे बना था, ये बना था केरला में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। आंसर कर देंगे सभी लोग 42 का एग्जैक्टली। बिखरा यानी डिस्पर्स रंजक कपास के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि डिस्पर्स में क्या होता है, डिस्पर्स छपाई पड़े हो ना कि एक जगह से हमने कुछ लगाया कलर वलर, फिर उसको हटा दिया कलर को, ठीक है, तो कुछ ऐसा, तो ये इसके लिए सही नहीं होता है कॉटन के लिए, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिए के लिए उपयुक्त होता है, सोचो ये क्या पूछा गया है। अब तो आप लोग इसको एकदम आंख बंद करके सही कर लो ना, सही करना, गलत आंसर ना आए किसी का। चलो आंसर देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। 43 का आंसर किसका आएगा भाई, जल्दी से पहला राइट आंसर बता दीजिए। 43 का ए, गुंजन कुमारी, वेरी गुड, गुंजन जी का आज आंसर। प्रतिभा पटेल जी फर्स्ट राइट आंसर है 43 का ए। उसके बाद सेकंड है संध्या शर्मा, थर्ड पे गुंजन कुमारी, फोर्थ पे रुचि पटेल, फिर किरण कुमारी, फिर दीपिका जी, रुचि, दिव्या। अब सभी का राइट आंसर आने लगा है। राइट आंसर कॉटन। क्यों होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। ये सब क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी क्या है, केमिकल फाइबर है। यहाँ पे पॉलिस्टर होता, डेक्रोन होता, वो भी गलत हो जाता। तो याद रखना, जितने भी रासायनिक फाइबर होते हैं उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा नहीं होती। लेकिन जितने भी आप नेचुरल फाइबर है उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी, आर्द्रता धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू केमिकल फाइबर। इसलिए केमिकल के जगह पर कोई भी सूती होगा तो आप कहोगे सूती के अच्छे तौलिया या अच्छी चीजें वहां पर बनेंगी जो कि आर्द्रता को धारण कर सकती हैं। नेक्स्ट है, क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। हम पढ़ते हैं कौन सा बात, हम कहते हैं कि पीएच वैल्यू पढ़ते हैं, और जब पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल वैल्यू कहते हैं। इससे ज्यादा होने पर क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्षारीय हो जाना, जो पीएच वैल्यू 7 से प्लस होता है। और इसका अम्लीय होने का मतलब 7 से कम होना, डाउन होना या कम होना, इसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, कि ये पीएच वैल्यू अम्लीय है। जैसे हमने कॉटन की खेती की बात की थी, तो हमने बात की थी कि सबसे अच्छी जो खेती होती है वो अम्लीय में होती है कॉटन की। लेकिन ऐसा नहीं कि क्षारीय में नहीं हो सकता, पीएच वैल्यू 8 तक में भी हम कॉटन की खेती कर सकते हैं। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तो क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है, सूती नहीं पहुंचती है। आपने देखा होगा मम्मी लोग जो बेडशीट वगैरह साफ करती थी पहले, तो उसमें सोडा का यूज भी कर देती थी क्षार होने के लिए, क्योंकि जब वो क्षार होता है ना, क्षारीय किस्म का ये होता है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स वैल्यू क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हम किसी भी वस्त्र को आसानी से साफ कर लेते हैं। तो इसमें हम क्षारी की बात करेंगे, तो क्षार क्या होते हैं, इसके लिए उपयुक्त होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन टेरिकॉट, नायलॉन ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं क्षार में। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, भाई पसीना सोखने की क्षमता हो, आंसू सोखने की क्षमता हो, रुमाल कैसा होना चाहिए, ये सब कैसा होना चाहिए, सूती होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, या कह सकते हो कि वो मॉइस्चर को कैरी कर लेता है। तो चाहे पसीना हो, चाहे आपका आंसू हो, सभी के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आर्द्रता धारण करने की या आर्द्रता को अवशोषण करने की क्षमता किसमें होती है। अब वो आर्द्रता चाहे आंसू हो,
चाहे आपका पसीना हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो वो किस में होगा बच्चे? सूती में होगा। ये आपसे PYQ में पूछा है, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सारी चीजें याद रखेंगे। सूती में होगा। टेरिकॉट में क्यों नहीं होगा, नायलॉन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, रासायनिक वस्त्र है। नायलॉन भी क्या है, रासायनिक वस्त्र है। रेशम में क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशम के साथ अगर सूती दे दिया गया है तो रेशम में आर्द्रता अवशोषण करने की क्षमता सूती वस्त्र से कम होती है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे 46 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रोइन है, कैरेटीन है, सेल्यूलोज है, पॉलीमर्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे सभी लोग। 46 का फर्स्ट राइट आंसर किसका आ रहा है? 46 का रुचि पटेल। 46 का रुचि जी का फर्स्ट राइट आंसर है। उसके बाद है गुंजन कुमारी सेकंड पे, कविता जी आ गई हैं, किरण कुमारी सी। किरण जी आप पूरा आंसर लिखिए, किस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। कविता कुमारी जी 46 का ये थर्ड राइट आंसर। जगन्नाथ चौहान। चलिए अब सभी का राइट आंसर आने लगा है। 46 का सी यानी सेल्यूलॉजिक रेशा। और हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल्यूलोज से मिलता है, यानी कि प्राकृतिक जगत से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, कैरेटीन रेशा कौन सा होता है? प्रोटीन वाला कैरेटीन रेशा कहलाता है। ठीक है, जो जानतो जगत से मिलेगा वो कैरेटीन रेशा कहलाएगा। कपास के रेशे की लंबाई होती है, कपास के रेशे की लंबाई पूछा हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी लोग। याद रखिएगा, कपास के पौधे की लंबाई नहीं है, कपास के रेशे की लंबाई है। अगर 5 से 6 इंच की बात, ये जितने भी कॉमा लगे हुए हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप के, ये सभी के सभी को हम किस में कंसिडर करते हैं बच्चे? इसको हम पढ़ते हैं इंच। ठीक है, और जैसे हमने बताया था कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं माइक्रोन। ये सब वस्त्र विज्ञान के सिंबल्स हैं, माइक्रोन। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो तो माइक्रोन याद रखेंगे, कभी भी ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप का हो, इसको हम इंच में कंसीडर करते हैं। तो कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1.5 आधा से लेकर के कितनी होती है? यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 2 इंच तक या 2.5 इंच तक की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये। लेकिन जरूरी नहीं, अलग अलग भी हो सकती है। अगर BPSC में आ जाए कि 3 से लेकर 4 इंच ऐसे, तो आप 1 से अधिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भारतीय कॉन्टेस्ट में पूछा जा रहा है, इंडिया में एग्जाम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन कॉटन की हम यहाँ पे बोलेंगे। अगर उसमें लिखा होता ना कि अमेरिका में कॉटन की रेशे की लंबाई क्या होती, तो आप उस हिसाब से आंसर करेंगे। अगर अमेरिका, मिस्र ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आप सीधे सीधे इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप आंसर को टिक करेंगे। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या चीज किया जाता है? कास्टिक सोडा का यूज, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज, सोडियम परबोरेट का यूज, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का? राइट आंसर बताना है आपको। चलो मैं यहाँ पे हिंट कर दे रही हूँ आप लोग को, इसका राइट आंसर होगा H2SO4। ठीक है, H2SO4। अब आंसर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, राइट आंसर जिसका हो जाएगा वो होगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल। कास्टिक सोडा से कड़ा नहीं करते, कास्टिक सोडा से हम क्या करते हैं, यहाँ पूछा गया सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं? कास्टिक सोडा का यूज हम नहीं करते, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। कास्टिक सोडा आप कह सकते हो घरेलू तरीके से हम कपड़े को वॉश करने में यूज करते हैं, दाग धब्बे को हटाने में यूज किया जाता है। घरेलू कह सकते हो कि उपचार में इसका ज्यादा मतलब, घरेलू कपड़े जो होते हैं कॉटन में, जब आप कॉटन कपड़े को घर पे धोते हो, दाग धब्बे छुटाने होते हैं, तब आप कास्टिक सोडा का यूज करते हो। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से आप इसको कड़ापन लाने के लिए यहाँ पर यूज करते हो। H2SO4 इज ट्रू, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 49 पे, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है? आंसर करना है आपको, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है? लंबा, चौड़ा, आयताकार, गोलाकार, किस तरीके से दिखाई देगा? तो यहाँ पर लंबा दिखाई देता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य 2 काट होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ मतलब होता है कुछ ऐसे, अनुदैर्घ्य मतलब होता है लंबाई में। तो इस तरीके से जो कटिंग होती है उसमें आप देखोगे तो अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है लंबा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आज के सेशन का आखिरी सवाल है, सूती वस्त्र की सिकुड़न प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा कम की जा सकती है? आंसर कर देंगे? नहीं, अभी 51 क्वेश्चन है, आंसर कर देंगे यहाँ पर।
सूती वस्त्र की सिकुड़न प्रक्रिया किसके द्वारा कम की जाती है? तो आपको पता है सूती कपड़ों पे हम मर्सराइजिंग की प्रोसेस का यूज करते हैं, जिससे हम इसकी सिकुड़न प्रोसेस को या सिकुड़न की प्रक्रिया को हम कम कर सकते हैं। तो मर्सराइजिंग प्रोसेस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, मर्सराइजिंग प्रोसेस सूती वस्त्र पर यूज किया जाता है। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी सिकुड़न प्रक्रिया के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूराइजिंग आंसर नहीं होगा, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूती कपड़े पे मर्सराइजिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सूती वस्त्र तैयार करने में अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। लास्ट है आज का ये 51 के, हमने बताया था कि 51 में टोटल क्वेश्चन आपके आ गए हैं। सूती वस्त्र को तैयार करने के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करना है। ए बी वाले सही लगते हैं, है ना? क्वेश्चंस थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको पूरा एक साथ दिख जाए। अब यहाँ पर देखो, इस बार गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रोमन अंक नहीं दिया हुआ है। मेरी डिफॉल्ट है कि मैं रोमन अंक मैं जब भी रोमन अंक लिखूं ना, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक चीज में मुझे प्रॉब्लम आती है। 4 जो बनता है 4 और 6 में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। 2 साल तक तो मुझे बी और डी बनाने में स्मॉल लेटर में भी दिक्कत आती थी, बट अभी ठीक है, इसको भी अभी हम लोग सीखेंगे। चलो आंसर कर दीजिए सभी लोग। सूती वस्त्र को तैयार करने में कौन से सही क्रम हो? स्काउरिंग, डिजाइनिंग, टेंटरिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, सीजिंग, मर्सराइजिंग। सीजिंग प्रोसेस याद आया आपको? मैंने क्या बोला था? सीजिंग जहां भी होगा पहले पे ला दोगे परिसज्जा में, यानी कि F2 में है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, 2 ऑप्शन यहाँ पे कट कर देंगे। अब क्या आता है? अब उसके बाद 2 में है तो एक आ जाएगा, कौन सा? F के बाद बी आप देखोगे क्या है? डिजाइनिंग है। उसके बाद क्या है? लास्ट में है डी, यानी कि ब्लीचिंग लास्ट में आ जाएगा। और दूसरे में दे रखा है क्या? बी आएगा आपका यहाँ पर, या तो डिजाइनिंग आएगा, यानी दोनों में बी है, यानी कि डिजाइनिंग दूसरे नंबर पे आएगा। ये पहले नंबर पे होगा, डिजाइनिंग आपका दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद अब देखते हैं ए आएगा या डी, स्काउरिंग आएगा या फिर ब्लीचिंग आएगा। तो आप कह दोगे ब्लीचिंग तो हमें आई थिंक इसमें आना चाहिए, यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंटरिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, सीजिंग, मर्सराइजिंग। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से बता देंगे सभी लोग। इसका आंसर इतना छोटा दिख रहा है। रेणु पांडे जी, चश्मे का पावर बढ़वा लीजिए आप। ठीक है, हमने अपना बढ़वा लिया है, आप भी बढ़वा लीजिए। चलो भाई आंसर कर दो। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रोसेस कब आता है? फिलहाल के लिए हम इसका आंसर यहाँ बता दे रहे हैं, लेकिन आप इसको सीक्वेंस में और इस सबका मतलब क्या होता है ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिखकर भेजेंगे। बी एफ के बाद ए वाला आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, आप लोग का काम है आज का कि ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इसका आप मीनिंग लिख के, इसका अर्थ लिख के हमें कमेंट सेक्शन में आज ही भेजोगे। जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट लिखोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट मतलब इसके बारे में। ठीक है, कि सीजिंग का मतलब क्या होता है, स्काउरिंग क्या होता है, डिजाइनिंग क्या होती है, टेंटरिंग क्या होती है, ब्लीचिंग क्या होती है, कैलेंडरिंग क्या होती है, सीजिंग क्या होता है, मर्सराइजिंग क्या होता है, सबका अर्थ आपको लिख के भेजना है कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल। अभी मिलेंगे शाम को 5 बजे एप्लीकेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी लोग चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा कपास का कल शाम को थ्योरी और आज सभी नए और PYQ के सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।